हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमवी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। वह टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है ना, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, जब गति करेगा तो उसका पथ क्या होगा। दो तीन कंडीशन है, उन सभी कंडीशनों को हम लोग देखेंगे। इसके आगे हम लोग चेक करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में तो देखेंगे ही देखेंगे, आगे इसी वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र में भी आवेशित कण कैसी गति करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है ना, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जानते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से, सपोज करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, ठीक है ना, तो इसमें कोई आवेशित कण है, अगर वह गति कर रहा है तो उस पर जो बल कार्य करता है वह करता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, जो कण है उस कण पर जो चार्ज है वो क्यू होता है, ठीक है ना, और जो स्पीड होती है वह कितनी होती है भी। और देखिए जो थीटा है वह भी और बी के बीच का कोण, ठीक है ना, थीटा क्या है, भी और बी के बीच का कोण। इसमें भी तीन कंडीशन में पढ़ना है, ठीक है ना, ये जो गति है हमें तीन कंडीशन में पढ़नी है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में हमें चेक करना है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी कि जो कण हो वह चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे समांतर प्रवेश करे, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है कण इसी के समांतर प्रवेश करे, तब उसका पथ क्या होगा, तब उसका रास्ता क्या होगा, वो चेक करना है। आगे हमें चेक करना है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, यानी जो कण है, जो आवेशित कण वह इसके लंबवत ऐसे गति करे, ठीक है, तब कितना होगा, तब उसका पथ कितना क्या होगा वो हमें देखना है। फिर आगे हमें देखना है कि अगर वह थीटा एंगल पर जाए, यानी कि भी और बी के बीच बना कोण कुछ इस प्रकार से अगर वो कट जाता है, तब उसका पथ क्या होगा, उसके बारे में हमें डिटेल देखना है। ठीक है ना, तो चले हम लोग चेक करते हैं, पहले वन बाय वन करके तीनों कंडीशनों को देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है जब आवेशित कर, देखिए तीनों कंडीशन को बारी बारी से अच्छे से हम लोग देखेंगे। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करे, समांतर हो, ठीक है ना। आवेशित कर देखिए, चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब जो आवेशित कण है वह चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर हो जाए, यानी कि यहाँ पे समांतर गति करे, ऐसे लिखिए, गति करेगा ना तभी तो उस पर बल कार्य करेगा। अगर रेस्ट में हो जाएगा तो कोई फोर्स कार्य नहीं करता, ठीक है ना। मैग्नेटिक में हम लोग जानते हैं कि मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगता है, रेस्ट वाला चार्ज है, विरामावस्था में चार्ज है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अब देखिए कह रहा है कि समांतर प्रवेश करे, यानी कि जो चार्ज है वह तो या तो ऐसे प्रवेश करे तब भी समांतर होगा, क्यों, या तो यह चार्ज कुछ इस प्रकार से प्रवेश करे तब भी समांतर है, ठीक है ना। अगर ऐसे प्रवेश कर रहा है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में चार्ज भी गति कर रहा है, तब थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री। अगर उसके विपरीत प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, कण ऐसे गति कर रहा है, तब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। चूंकि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो डैट, जो बल F कार्य करता है वह क्यू भी बी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। किसी भी आवेशित कण पर जो बल कार्य करता है वह इतना ही बल कार्य करता है। यदि थीटा का मान या तो 0 हो जाए या फिर थीटा का मान 180 अंश हो जाए, तब देखिए F बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू भी बी साइन जीरो, अगर 0 अंश रहेगा तो 0 अंश रखेंगे, 180 अंश रहेगा तो 180 अंश रखेंगे। चलिए मान लेते हैं 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए क्यू भी चाहे साइन 0 अंश का भी मान 0 होता है, साइन 180 अंश का भी मान कितना होता है, 0 होता है। यानी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू भी बी साइन 0 अंश का मान 0, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं मान क्या आता है 0, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि इस मूविंग चार्ज पर, इस गतिमान आवेशित कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे F का जो मान आया है वो कितना आया है, 0। 0 आने का मतलब है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अब इस चार्ज पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो जब कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है तो यह जो चार्ज होगा जिस दिशा में चलना प्रारंभ करेगा उसी दिशा में लगातार चल रहा। अब बताइए गति कर रहा है, इसमें परिवर्तन कब होगा, जब इस पर कोई बाह्य बल कार्य करे। अगर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन का नियम नंबर 1 बताइए, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये वस्तु क्या है, एक निश्चित दिशा में गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहाँ पे हमने देखा इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि जिधर ये चार्ज जा रहा है, जिधर ये आवेशित कण जा रहा है उसी दिशा में जाता ही रहेगा। यानी कि आवेशित कण का जो पथ होगा, आवेशित कण का पथ कैसा होगा, आवेशित कण का पथ ऋजुरेखी या सरल रेखा में होगा। ऋजुरेखी कहिए यानी सीधी रेखा, ऋजुरेखी का मतलब भी सीधी रेखा होता है, या सीधी रेखा में होगा, जिधर चलेगा उधर ही चलता रहेगा, सीधी रेखा में होगा, ठीक है ना। तो ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट। पहले कंडीशन में हमने देखा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो कैसे गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो ये वाला फिगर भी बना सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अभी इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए अब दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या करना है, दूसरे वाले पार्ट में हमें देखिए अभी समांतर प्रवेश किया, अब कैसे प्रवेश करेगा, लंबवत प्रवेश करेगा, ठीक है ना। क्षेत्र के समांतर नहीं, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, ठीक है ना। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसी में हम लोग देखेंगे। पहला हमने देखा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर है, प्रवेश करता है, तब उस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा था, कोई बल नहीं कार्य कर रहा था मतलब सीधी रेखा में गति कर रहा था। दूसरे कंडीशन में हम देखेंगे कि जो आवेशित कण है, जो आवेशित कण है वह कैसे प्रवेश कर रहा है, वो कैसे प्रवेश कर रहा है, वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो आवेशित कण ऐसे प्रवेश कर रहा है या फिर ऐसे प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। या फिर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की साइड है, जब ऐसे अंदर की साइड है तो कण कैसे प्रवेश करेगा, ऐसे प्रवेश करेगा या फिर ऐसे प्रवेश करेगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं, अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऐसे है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे है, कुछ इस प्रकार से है, अंदर साइड है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह ऐसे है, अंदर साइड है। चलिए तो आप लोग जानते हैं अगर अंदर साइड किसी तल के अंदर की दिशा को दर्शाना है तो ऐसे क्रॉस के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है ना। किसी तल के अंदर की दिशा को अगर आपको दर्शाना है तो ऐसे क्रॉस, अगर डाट लगाएंगे यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर होगी, ठीक है ना, ऐसे बाहर की ओर होगी। क्रॉस लगा दिए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंदर की ओर है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक। अब कण ऐसे प्रवेश करेगा,
ऐसे प्रवेश करेगा तभी ना 90 अंश का कोण बनेगा। देखिए 90 अंश का कोण बनने के लिए ऐसे कंडीशन जरूरी है, ठीक है। देखिए ऐसे है और कण हम ऐसे प्रवेश करा रहे हैं, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, देखिए ध्यान से 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी कण ऐसे प्रवेश किया, कण की जो गति सपोज करते यहाँ पहुंचा सबसे पहले, यही है कण, ठीक है ना। अब इस कण पर देखिए कितना बल कार्य करेगा वही निकालना है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अतः थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंबवत प्रवेश कर रहा है यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो एफ का मान कितना होगा, चूंकि एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा, यहाँ थीटा के स्थान पर हमें कितना रखना है, 90 डिग्री, यानी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा का मान कितना होता है 1, यानी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू भी बी, ठीक है ना। फोर्स कितना कार्य किया, क्यू भी बी। अब जो ये कण प्रवेश किया ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, उस पर बल कितना कार्य कर रहा है, क्यू भी बी। अब ध्यान से देखिए इस बल की हमें दिशा को देखना है, ये जो बल कार्य करेगा वह किस दिशा में कार्य करेगा। कण कैसे प्रवेश किया है, ऐसे, ठीक है ना। कण कैसे प्रवेश किया है, ऐसे। देखिए कण जो गति कर रहा है वह कुछ इस दिशा में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, अंदर। हमें क्या निकालना है, इस बल की दिशा को निकालना है। ध्यान से समझिए, इसके लिए हमने पढ़ा है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से हम किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। दूसरे नंबर से क्या करते हैं, दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 से हम चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे गति कर रहा है कोई कण है, कण इस दिशा में गति कर रहा है, लंबवत है। अब देखिए जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की वह ऐसे है, कण ऐसे गति कर रहा है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री बन रहा है, हमें वही कंडीशन देखना है, 90 डिग्री वाला ही देखना है। अब चेक करना है कि बल की दिशा क्या होगी, जो इस पर बल कार्य कर रहा है ये क्यू भी क्या दिशा होगी। ध्यान दीजिएगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ को उंगलियों को उस दिशा में कीजिए जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की हथेली को उस दिशा में करेंगे, हथेली का ये जो है उंगलियां उस दिशा में करिए जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर था तो दाएं हाथ के हमने अपने हथेली को उंगलियों को ऐसे अंदर कर लिया। अब इस अंगूठे को उस दिशा में करना है जिस दिशा में कण गति कर रहा है। कण किस दिशा में गति कर रहा है, देखिए ये क्या दिशा बता रहा है, ये जो उंगलियां हैं क्या दिशा बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या बता रहा है, जिस दिशा में कण गति कर रहा है। अब ऐसे आप अपने हथेली को ऊपर करिए, ठीक है। तो ये जिधर जाए उधर ही बल की दिशा है, यानी बल की दिशा किधर है, कुछ इस प्रकार से है। बल किधर कार्य कर रहा है, कुछ इस प्रकार से। कण इधर जाना चाहता है, बल इधर खींच रहा है, तो कण उधर न जा करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, ये अपनी साइड खींच रहा है, वो उधर जाना चाहता है। ध्यान से देखिए, ये इधर जा रहा है, बल इधर खींच रहा है, तो ये इधर न जा करके ऐसे गया, ठीक है ना। दोनों के मिश्रित आएंगे कंबाइंड रूप से। अब चलिए आगे और पहुंचा, तो सपोज करते यहाँ पे कण किधर जाना चाहेगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे जाना चाहेगा, ठीक है ना। अब इधर किधर बल लग रहा होगा वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की हथेली को जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर कर लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर है, उधर कर लिया। अब जिस दिशा में कण गति कर रहा है उधर क्या करेंगे, अंगूठे को फैलाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये क्या बता रहा है, कण की गति को, ठीक है ना। अब हथेली को, ये वाला जो अंदर वाला हथेली है उसको ऐसे करिए, तो जिधर जा रहा है हथेली वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी यहाँ बल की दिशा, यानी बल इधर कार्य कर रहा है, फोर्स इधर कार्य कर रहा है। कण जाना इधर चाहता है, बल इधर कार्य कर रहा है, तो ये ऐसे न जा करके ऐसे घूम जाएगा, फिर यहाँ पहुंचा, ठीक है। ऐसे प्रत्येक स्थान पर होगा, हम थोड़ा आपको बढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है ना। अब कण यहाँ पहुंचा, कण इधर जाना चाहता है, स्ट्रेट, कण स्ट्रेट जाना चाहता है, ठीक है ना, स्ट्रेट जाना चाहता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए। फिर से हमें दिखाना है कि यहाँ जो बल कार्य करेगा वो कण पर किधर कार्य करेगा। तो हमने क्या किया, ऐसे अपने दाहिने हाथ के उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंदर की साइड है, और अंगूठे को किधर किया,
अंगूठे को किधर किया, जिस दिशा में कण गति कर रहा है। तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये अंगूठा कण की दिशा को। अब ये जो अंदर वाला हथेली है ये जिधर होगा, इसकी जो दिशा होगी वही दिशा इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। ठीक है ना। कण ऐसे गति कर रहा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है अंदर साइड, कण ऐसे गति कर रहा है इस दिशा में, तो ये हथेली की दिशा क्या है, अंदर साइड। तो बल कैसे कार्य कर रहा है, ऐसे अंदर साइड। ठीक है। तो ये जाना इधर चाहता है, बल इधर कार्य कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है ना, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है ना। जाना इधर चाहता, खींच इधर रहा है, न इधर ही जाएगा न इधर ही जा पाएगा, बीच में लटक जाएगा। फिर से वही काम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है ना। ये जाना किधर चाहेगा, इधर। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को में उंगलियों को करेंगे, ऐसे उंगलियों कर लिया। ये कण नीचे गति कर रहा है, अंगूठा कण की दिशा को बताया, जिस दिशा में कण गति कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब हथेली क्या बताएगा, बल की दिशा को। तो बल किधर कार्य कर रहा है, इधर। कण इधर जाना चाहता है, बल इधर कार्य कर रहा है, ये ऐसे घूम गया। ठीक है ना। देखिए बल अंदर की साइड, एक सभी जगह हमने देखा बल अंदर की साइड कार्य कर रहा था, और हमने पाया कि जो कण है वो कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति करेगा। इस स्थिति में जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तो उस स्थिति में जो कण का पथ होगा, कण का रास्ता होगा गति करने का, वह कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस स्थिति में कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। अब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। कण की त्रिज्या क्या होगी, ये हम लोग निकालेंगे। देखिए ये वृत्ताकार कण पर गति कर रहा, ये जो कण है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा होगा। अभिकेंद्र बल क्या होता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल। अगर अभिकेंद्र बल कार्य न करे इस पर, तो ये कण वृत्ताकार गति कर ही नहीं पाएगा। अभिकेंद्र बल का मान कितना होता है, mv²/r, यानी जो ये अंदर साइड बल कार्य कर रहा है उसका मान कितना होना चाहिए, mv²/r। ठीक है ना। यानी जो बल है, बल F इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के बराबर क्यों होगा बताइए, अभिकेंद्र बल, क्योंकि कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण गति करता है तो उस पर अंदर की साइड जो बल लगता है उसी बल का नाम अभिकेंद्र बल है, और इस अभिकेंद्र बल का जो मान होता है वह mv²/r होता है। r क्या है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। ठीक है ना। वृत्ताकार जो पथ है उसकी क्या है, त्रिज्या है। अभी जो बल कार्य कर रहा था उसका मान हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था QVB। देखिए हमने निकाला था इतना, लेकिन हमें पता चला कि ये बल कोई नॉर्मल बल नहीं, ये कैसा बल है, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल होता कितना है, इतना। यहाँ से हमने देखा कि ये भी एक भी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, QB इज इक्वल टू mv/r। हमें त्रिज्या चाहिए तो r को इधर लेकर जाते हैं, QB को इधर लेकर आते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, mv/QB। ठीक है ना। त्रिज्या कितना हुआ, r। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हुई, mv/QB। यहाँ से हमें मिला कि जो त्रिज्या है वह v यानी वेग पर निर्भर करता है। वेग बढ़ाएंगे तो त्रिज्या बढ़ जाएगा, जितना तेज वेग होगा उतना बड़ा वृत्तीय पथ भी होगा, उतनी बड़ी त्रिज्या पे कण गति करेगा। यहाँ से हमें क्या मिला, वेग बड़ा है, ठीक है, वेग ज़्यादा है तो त्रिज्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ से इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m × v क्या होता है, p संवेग। ठीक है। p बराबर क्या होता है, mv ना, तो QB हो जाएगा। तो त्रिज्या इस पदों में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे अगर लिखना हो तो आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 12 mv²।
ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m भी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए p बराबर होता है m भी, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा p/m, ठीक है ना, संवेग की परिभाषा से। तो यहाँ v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, p²/m² हो जाएगा। v स्क्वायर है तो p का स्क्वायर बटे m का स्क्वायर, एक m से कैंसिल हो जाएगा। k बराबर कितना बचेगा, देखिए 1/2 p²/m, ये 2m क्या है, भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, क्या बचेगा p² = 2m, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 2m इधर आएगा गुणा करेगा k में, तो p बराबर कितना हो जाएगा √2m k, p बराबर कितना √2m k। p का मान उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, इस वाले समीकरण में रखते हैं, ये p का मान इसमें रखेंगे तो त्रिज्या हमें निकल जाएगा। r = कितना हो जाएगा √2m k बटे कितना qb, ठीक, ये r का मान आ गया, ठीक है ना। तो r का मान निकालने के 3 फार्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 फार्मूलों से हम लोग वृत्तीय पथ की त्रिज्या को निकाल सकते हैं। वृत्तीय पथ की त्रिज्या वेग पर निर्भर करता है, हाँ निर्भर करता है, वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगा, वेग बढ़ा त्रिज्या बढ़ गया। अब हमें निकालना है आवर्तकाल t का मान। आवर्तकाल t क्या होता है, आवर्तकाल t क्या होता है, t होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, t समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना तय कर रहा है, एक चक्कर दूरी तय कर रहा है, यानी वृत्त की परिधि के बराबर, समझिए एक चक्कर पूरा कर रहा है, हाँ, तो एक चक्कर में यानी क्या, वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि यही दूरी होगी, तो दूरी कितना है 2πr बटे चाल, इधर नीचे लिख लेते हैं, t = दूरी कितना 2πr बटे चाल यहाँ से लिख रहे हैं, v का मान यहाँ से बटे v लिख देते हैं, चलिए इधर लिख लेंगे, ठीक है ना, इधर लिखते हैं, तो t = कितना हो जाएगा 2πr बटे चाल v का मान यहाँ से लिख रहे हैं, qb इधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो qb भाग में था, इधर चला जाएगा तो गुणे में, यानी r/qb बटे ये भी यम क्या था गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, r से कैंसिल, यम सबसे नीचे सबसे ऊपर, t बराबर कितना हो जाएगा 2πm k बटे qb, t बराबर कितना 2πm k बटे qb। ये क्या है, ये है आपका आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। क्या आवर्तकाल वेग पर निर्भर करता है, नहीं करता है, वेग के इतना भी बढ़ा दे आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर निर्भर करेगा, मास पे, क्यू पे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका इम्पॉर्टेंट था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति में, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही इम्पॉर्टेंट ही है, इसके बाद आपका इजी है, ठीक है ना। अभी इसमें हमें एक और कंडीशन को पढ़ना है, क्या कि अगर न समांतर प्रवेश करे न लंबवत प्रवेश करे, थीटा कोण पर अगर प्रवेश करे तब क्या होगा, ठीक है ना। पहले आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। 3 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 पॉइंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये तीनों फार्मूले किससे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्या, और ये वाला जो फार्मूला है ये क्या निकालेगा, आवर्तकाल, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक है, तीसरा वाला पॉइंट है इसमें, ये दूसरा इसके पहले था, ये वाला क्या है, तीसरा है। तीसरे में हमें देखना है कि जो आवेशित कण है वह चुंबकीय क्षेत्र के अगर तिरछा प्रवेश करता है, सपोज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जो कण है वो कुछ इस प्रकार से प्रवेश करे, यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसका जो कोण है वह कितना है, थीटा, ये v वेग से गति कर रहा है, q कोई कण है, ये क्या है आपका b है, तो v और b के बीच बना कोण कितना है, थीटा है। देखिए अभी जब हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि अगर थीटा बराबर 0 है यानी कि समांतर प्रवेश करता है तो सीधी रेखा में जो पथ हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, सीधी रेखा में। अगर लंबवत प्रवेश करता है तो कैसे मिलता है, वृत्ताकार मिलता है,
ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ा। अगर कण चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे समांतर प्रवेश करेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, निजरेखी पथ पर चलेगा। अगर ऐसे परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो वृत्ताकार। अब समझिए, यहाँ पे कण न सीधी रेखा में प्रवेश कर रहा है, न सीधे प्रवेश कर रहा है समांतर, न परपेंडिकुलर। कैसे कर रहा है? ऐसे तिरछे प्रवेश कर रहा है। यानी कि जो कण है, कण के वेग को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ये कण v है, ये क्या है, ऐसे दो भागों में बांट दिया। कोई भी वेक्टर है, इस वेक्टर को दो भागों में बांट देते हैं। जिसके साथ थीटा लगा रहता है वह v cos थीटा हो जाता है, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहता है वह क्या होता है, v sin थीटा हो जाता है। तो ये वाला जो वेग था तिरछे वाला, इस तिरछे वेग को हमने दो भागों में बांट दिया। जिसके साथ थीटा लगा है वह वाला वेग क्या होता है, v cos थीटा, वह cos में लिखते हैं। जिसके साथ थीटा नहीं लगा है वो किस में लिखते हैं, v sin थीटा में लिखते हैं। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। यानी कि जो वेग था v, उस वेग को दो भागों में हमने बांट दिया है। पहला भाग था v cos थीटा, दूसरा भाग हो गया v sin थीटा। अब ध्यान से समझिए, v cos थीटा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। v cos थीटा जो है, v cos थीटा क्षेत्र के समांतर है कि नहीं? ध्यान से आप लोग देख के बताइए, क्षेत्र के समांतर है। जब क्षेत्र के समांतर है तब क्या होगा आप बताइए, तब पथ कैसा होगा, अतः पथ कैसा होगा, ऋजुरेखीय होगा, यानी सीधी रेखा में होगा, ऋजुरेखीय होगा। ठीक है ना, अगर पथ क्या होगा, ऋजुरेखीय होगा। अब जो v sin थीटा है, v sin थीटा परपेंडिकुलर लंबवत के कारण जो पथ होता है वह कैसा होता है, वृत्ताकार। कहेंगे कि v sin थीटा क्षेत्र के लंबवत है। v sin थीटा क्या है, क्षेत्र के लंबवत है। अब v sin थीटा क्षेत्र के लंबवत है, अतः बताइए पथ कैसा होगा, पथ वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा। ये बात आप हमारी समझ पाए कि नहीं? ये जो v cos थीटा है, इस v cos थीटा के कारण जो गति जो पथ हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सीधी रेखा में मिलेगा, ऋजुरेखीय मिलेगा। कहाँ से? कंडीशन नंबर फर्स्ट से। v cos थीटा, v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, किस पर, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के। तो लंब है तो कैसे मिलेगा, वृत्ताकार। अब देखिए, इसके कारण सीधी रेखा में मिल रहा है, लेकिन इसके कारण क्या मिल रहा है, वृत्ताकार। ठीक है ना। तो एक ही वेग है, उसको हमने दो भागों में बांटा, एक के कारण सीधी रेखा, दूसरे के कारण वृत्ताकार। तो एक के कारण सीधी रेखा, दूसरे के कारण वृत्ताकार। तो जो कण गति करेगा वह कुछ इस प्रकार से गति करेगा। जो कण की गति होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी, न सीधी रेखा में जा पाएगा, न वृत्ताकार ही गति कर पाएगा। अतः जो कण की गति होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कुंडलिनी के रूप में होगी। ठीक है, ध्यान से समझ गए आप। ठीक है, अतः कण कैसी गति करेगा, न वृत्ताकार गति कर पाएगा, न सीधी रेखा में गति कर पाएगा, क्योंकि दोनों कार्य कर रहे हैं। अतः कण कुंडलिनी के रूप में गति करेगा, कुंडलिनी पथ पर चलेगा, पथ पर चलेगा। ठीक है ना। अब कुंडलिनी पथ पर चलेगा तो उसकी हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या अभी हमने निकाला, एम भी के बटे क्या था, क्यू बी, अभी भी जस्ट हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे जो हमें त्रिज्या मिलेगी वह v sin थीटा वाले के कारण मिलेगी। इसके कारण कोई त्रिज्या मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो सीधी रेखा में जा रहा है। जब सीधी रेखा में जा रहा है तो इसके कारण कोई भी नहीं मिलेगा। यानी r बराबर एम भी किसके कारण, परपेंडिकुलर वाले के कारण। ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या हमें मिलेगा r = mv sin थीटा मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए, जो t होगा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, एकदम इजी है। अगर t हमें निकालना है, t निकालना है तो t तो एकदम वही वाला होगा, 2πmk/qb। ठीक है ना, क्योंकि ये तो वेग पर निर्भर करता नहीं है। जब वेग पर निर्भर नहीं करता तो आवर्तकाल में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। इसमें वेग है ही नहीं है तो वेग पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो थी वह 3 पार्ट में हमने पढ़ा। जब समांतर प्रवेश करता है तब सीधी रेखा में चलेगा, लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार चलेगा, उसके बाद जब तिरछा प्रवेश करेगा तो कुंडलिनी के रूप में ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करके इसका ये थर्ड वाला पार्ट भी आप लोग नोट कर लीजिए।
आई होप ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें देखना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये कैसा था? एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति करेगा तभी उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है? कण चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उस पर कार्य करेगा बल, ठीक है ना। बल उस पर कार्य करता ही करता है, रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, कोई नहीं। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब आपका जो नेक्स्ट रीडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ईजी है, आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे, बस आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया है 2 प्लेट रखी हुई है, ठीक है। ये प्लेट माइनस है, ऊपर वाला प्लेट क्या है? माइनस है। नीचे वाला प्लेट क्या है? प्लस है। अब बताइए, अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाना हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह धनावेश से ऐसे ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही होती है, हाँ ऐसे ही होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। यहाँ क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये क्या है? ई है, ठीक है ना। अब क्या है? अब हम कह रहे हैं कि कोई आवेशित कण हमने लिया, क्यों? कोई आवेशित कण हमने लिया, क्यों? कोई भी कण हो सकता है, आवेशित रहना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे एक्स अक्ष के अनुदिश इसमें गति कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स अक्ष के अनुदिश इस कण को हम इसमें ढकेल रहे हैं, डाल रहे हैं ताकि ये गति करे। जैसे ही ये कण, नीचे से थोड़ा सा देखते हैं, जैसे ही ये कण इसमें जाएगा, ठीक है ना। ये कण क्या है? क्यू है, भी वेग से गति कर रहा है। जैसे ही ये कण यहाँ इसके अंदर प्रवेश करेगा, इस कण पर बल कार्य करेगा, ठीक है ना। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में ये प्रवेश करेगा तो कण पर बल कार्य करने लगेगा, ठीक है। कण पर क्या कार्य करेगा? बल। कण पर जो बल कार्य करेगा F बराबर कितना? Q इंटू E, ठीक है ना। ये कण इस पर, ये देखिए जाना इधर चाहता है, इस पर बल कार्य करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, चलिए मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऊपर की साइड है तो ये इधर जाना चाहता है एक्स अक्ष के अनुदिश, ये एक्स अक्ष है, ऊपर वाला वाई अक्ष है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष के अनुदिश ऐसे जाना चाहता है, लेकिन इस पर बल कार्य करेगा ऊपर के साइड, जानते हैं ना। धनात्मक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणात्मक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इधर जाना चाह रहा है, बल ऊपर कार्य कर रहा है, तो न ये देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बल कार्य करने लगा इसलिए ये ऐसे न जा करके ऐसे गया, ठीक है ना। ये बल कार्य कर रहा था, बल कार्य नहीं करता तो ये जैसे जा रहा था एकदम वैसे जाते रहता। ये बल कार्य कर रहा है, इस बल के कारण बल ऊपर की साइड कर रहा है, यानी ये धीरे 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 ऐसे ऊपर भी जाना स्टार्ट करेगा। तो गति कैसे कर रहा है कण? कुछ इस प्रकार से कर रहा है। ये बल कार्य कर रहा है तो इस बल के कारण त्वरण भी होगा, इस बल के कारण त्वरण भी होगा। तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण का मान कितना है वो निकाल लेते हैं। इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण एज इक्वल टू क्या होता है? एफ के बटे एम। एफ का मान हमने ऊपर निकाला है क्यू ई बटे एम। अब हमें निकालना है कि वाई अक्ष के अनुदिश ये कण कितनी दूरी तय किया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वाई अक्ष में, यानी कि ऐसे ऊपर की साइड कण कितना विस्थापित हुआ है। तो चलिए देखते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश कण में विस्थापन हमें क्या निकालना है? वाई अक्ष के अनुदिश कण में विस्थापन निकालना है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला क्या लगाएंगे? S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फार्मूला यही होता है, ठीक है ना। हमें कहाँ निकालना है? वाई अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रखेंगे ये प्रारंभिक वेलोसिटी है, ठीक है ना, प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग u y है, वाई अक्ष के अनुदिश निकालना है तो वाई अक्ष वाला, वाई अक्ष में विस्थापन निकालना है तो वाई अक्ष वाला वेग भी रखेंगे, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, कण जब प्रारंभिक अवस्था में था, एकदम इनिशियल स्टेट में था तो सीधे ऐसे जा रहा होगा,
ठीक है ना। वाई अक्ष में एकदम प्रारंभिक अवस्था में ये एकदम सीधे जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा भी वो तो गति करना था, एकदम सीधी रेखा में जब बल करेगा तब ना ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो प्रारंभिक अवस्था में उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पहुंचा थोड़ा अंदर जाएगा तब ना बल कार्य करेगा। यानी कि इनिशियल स्टेट में, प्रारंभिक अवस्था में वाई अक्ष के अनुदिश जो गति करेगा वह बताइए जीरो होगा कि नहीं होगा। यू आई का मान जीरो होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि कण एक्स अक्ष में ऐसे जा रहा है, जब थोड़ा जाएगा तब न ऊपर बल कार्य करेगा, प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी ना उस पर बल करेगा। जो प्रारंभिक अवस्था में कण की जो गति है एकदम सीधी है, यानी यू आई का मान क्या है? जीरो है। तो यस इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं? ये जो डिस्टेंस डी है, ठीक है ना, डिस्टेंस डी मान लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू आई का मान कितना है? 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए का मान कितना है? क्यू ई के बटे एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आगे सॉल्व करते हैं। 0 का गुणा टी में होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 गुणे क्यू ई बटे एम। अब टी का मान रखते हैं, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4, ठीक है। समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे 4। अब दूरी मान लेते हैं, यक्ष अक्ष के अनुदिश जो दूरी तय कर रहा है वह कितना है? x। 4 मान लेते हैं कितना है? v है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए t का स्क्वायर है, समय का स्क्वायर है, तो यक्ष का स्क्वायर बटे v का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक लाइन लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया समय, दूरी बटे 4 समय है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो d 0 जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1/2 गुणे क्यू ई बटे एम गुणे यक्स स्क्वायर बटे भी स्क्वायर। इसको देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? d बराबर कुछ इस प्रकार से, q का गुणा e में होगा तो क्यू ई के बटे 2 एम भी स्क्वायर। देखिए क्यू ई का गुणा 1 में हुआ क्यू ई 2 एम भी स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इसको y भी लिख सकते हैं, y अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं तो y ही लिखिए। क्यों? अभी आगे देखते हैं। इसको y लिख देते हैं तो y अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं तो पता चल जाएगा। इस पूरे के स्थान पर हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इस पूरे के स्थान पर क्या मान लेते हैं? c है, ठीक है ना। इस पूरे के स्थान पर मान लेते हैं, ये देखिए फार्मूला तो आपका यही है, फार्मूला यही है। इस पूरे के स्थान पर क्यू ई बटे 2 एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया हम? c। तो इसके स्थान पर c रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? cx स्क्वायर। यानी ये जो फार्मूला हमें मिला है, ये वाला जो फार्मूला मिला है वह किस रूप का मिला है? y बराबर cx स्क्वायर के रूप का मिला है। और y बराबर cx स्क्वायर जो होता है वो किसका समीकरण होता है? परवलयाकार का होता है। अतः जो कण होगा वह परवलयाकार पथ पर गति करेगा, परवलयाकार पथ पर गति करेगा। कण किस पथ पर गति करेगा? परवलयाकार। क्यों? क्योंकि इसका जो हमें इक्वेशन मिला है वह कैसा मिला है? y बराबर cx स्क्वायर के रूप का मिला है, जो क्या इंडिकेट करता है? परवलयाकार को इंडिकेट करता है। यानी कण कुछ ऐसे गति करेगा परवलयाकार के, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण है वह कैसे गति करता है, ठीक है ना। उसका जो पथ होता है वह कैसे होता है? उसका पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं सब आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।